बिहार रिजल्ट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार चुनाव नतीजों में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है, या कहें कि एनडीए स्पष्ट बहुमत से बहुत ज्यादा आगे है और इसका जो तनाव और जो टेंशन है वो महागठबंधन में साफ साफ नजर आ रही है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी नवेंदु झा, हर्ष भारद्वाज और कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सबसे पहले राजीव सर से पूछ लेते हैं, सर जिस तरह से जो रुझान आए हैं उसका महागठबंधन पर कितना असर, और फिलहाल जो बिहार से तस्वीर आ रही है वो क्या कह रही है? देखिए, 2-3 घंटे के अंदर अगर सीने में दर्द होने लगे महागठबंधन के नेताओं को तो फिर इनकार नहीं किया सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, लगभग 1 महीने से बेचैनी बढ़ी हुई है और बेचैनी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ होने लगता है और यही अभी देखा जा रहा है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की रहती हो स्टार्ट हो गई है, जिस तरह से तेजस्वी यादव के को बेचैनी दिख रही है, या फिर जिस तरह से महागठबंधन के नेता अब रोना धोना स्टार्ट किए हैं, छाती पीटना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब साफ साफ बता रहा है कि भाई हम तो सोचे थे कि एक सम्मानजनक हार होगी, लेकिन बहुमत से बहुत आगे लगभग 2 घंटे के अंदर देखा जाए तो अभी जो जितनी सीटों का आया है उसमें भी बहुमत से बहुत आगे, और ओवरऑल सीटों की बात करें तो उसमें भी बहुमत से बहुत आगे ज़्यादा एनडीए को दिख रहा है। तो ये इनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जिट पोल में जो बातें कहेगी उससे भी अभी के रुझान के अनुसार देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा एनडीए आगे चल रहा है। बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ा शॉक जो है वो महागठबंधन को लगने जा रहा है नवेंदु। लेकिन शुरुआती रुझान में ही इतनी बड़ी बढ़त बना लेना क्या दिखाता है? देखिए, ये तो दिखा रहा है कि एनडीए ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, जिस तरह से मैनेजमेंट किया, ग्राउंड पर एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट दिखे, पार्टियों के बीच तालमेल अच्छा नजर आया। तो अब दूसरी ओर देख लीजिए स्थिति कैसी थी। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमें संविधान पर भरोसा है। तेजस्वी यादव अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले तक उस राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, जो हाथ में संविधान को नचाते हैं, लहराते हैं। संविधान का कितना सम्मान इन लोगों ने किया है ये देश की जनता जानती है। और कांग्रेस देश की आजादी के बाद से लेकर, चाहे वो आपातकाल का समय हो या उसके बाद अभी तक का समय हो, आप देख लीजिए कि कांग्रेस ने कब लोकतंत्र का सम्मान किया है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में बिल को फाड़ के फेंक दिया था, जिन्होंने देश के पीएम मनमोहन सिंह का अपमान किया, जिनको इन लोगों ने बनाया। ये ना प्रधानमंत्री को कभी इन्होंने कुछ समझा, ये अपने से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझते हैं। वही हाल तेजस्वी यादव का भी रहा। वो भी जिस परिवार में पले बढ़े, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, उसी तरह से ये पूरा गठबंधन और इसका समीकरण नजर आया। आप देखिए, तेजस्वी अब संविधान की बातें करने लगे हैं। कल तक तो इनके नेता भारत को नेपाल बनाने की धमकी दे रहे थे कि अब जब इनको समझ में आ गया है कि जनता का जनादेश स्पष्ट है, ऐसा नहीं है कि एनडीए जो है वो 100 सीटों पर है और 90 सीटों पर महागठबंधन है। अभी जो आंकड़े आए हैं सामने उसके हिसाब से एनडीए 160 सीटों पर आगे है और महागठबंधन की स्थिति है कि आप 75 से 80 के बीच में है, यानी एनडीए आपसे डबल आगे चल रहा है। मतलब महागठबंधन का आंकड़ा अभी और नीचे जा सकता है। जो हर्ष जानकारियां अभी फिलहाल शुरुआती जानकारी आ रही हैं वो क्या बता रही है, बिहार में कितनी सीटें इस बार एनडीए जीतने जा रहा है? देखिए, हमेशा से एग्जिट पोल कैपिटल टीवी का ही सही साबित हुआ है और आप ये देखेंगे कि हाँ 200 के करीब करीब आंकड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो शुरुआती रुझान है, जब सुबह सुबह शुरुआती रुझान आते हैं उसने 100 के करीब पार कर दिया था तकरीबन 15 से आधे घंटे में। तो आप 200 से करीब कह सकते हैं कि ईवीएम खुल चुके हैं। हाँ, ईवीएम खुल चुके हैं और देखिए ये स्वीकार भी कर लिया है, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर सभी टीवी चैनल पर बैठने वाले वो यादव प्रवक्ता जो चीख चीख कर एजी ओजी करा करते थे, अब उनके आवाज आप सुनेंगी तो उनकी आवाज दबी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोकर यह भी तो कहना होगा कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं। अब उन्हें रोना नहीं होगा कि हाँ चुनाव की निष्पक्षता पर जिस तरीके से सवाल उठाते थे, क्योंकि देखिए आप बार बार सवाल नहीं उठा सकते हैं। आप कांग्रेस को देख लीजिए, आप महागठबंधन में है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें कई राज्यों में नहीं है, कांग्रेस की सरकारें भी कई राज्यों में है। और ऐसा नहीं है कि 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो आप कैसे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर सकते हैं? और अभी आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव का कबूलनामा बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। हाँ, वो पीएम मोदी को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को वो बिल्कुल भी टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं पर सवाल उठेगा कि आपकी जब सीटें आई हैं, यानी आप पार्टी की तरह रुझान पार्टी की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो क्या लोगों का आप सम्मान नहीं करेंगे? और जिन लोगों ने आपको इतनी सीटें देने का काम किया है, क्या आप उनको ये कहेंगे कि आप धोखेबाज हैं?
तो ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तेजस्वी ने तो माफी मांग ली है राजीव सर, क्योंकि एक तरह से कहे कि सरेंडर ही कर चुके हैं वो। लेकिन कांग्रेस की स्थिति इतनी नाजुक क्यों है? क्योंकि शुरुआती रुझान में भी 7 से आगे ही नहीं बढ़ पाई पार्टी, जबकि पिछले चुनावों में उसने 19 सीटें जीती थी। इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की क्यों? देखिए, राहुल गांधी मस्कट गए हैं और उनकी बहन न्यूयॉर्क चली गई हैं। तो कांग्रेस की जो बुरी स्थिति है, इसी कारण है कि शीर्ष नेतृत्व ही जब कार्यकर्ताओं का ढांढस नहीं बना पा रहा है, उनके संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहा है, तो बिहार में प्रदर्शन कहाँ से होगा? जब 19 सीटें जीती थी तो 51 सीटें उसमें नुकसान किया था। कांग्रेस को लगातार हमेशा ये लग रहा है, और इसीलिए देखिए सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो पाई। किसी तरह से उसको लग रहा था कि हमें जिताओ सीटें चाहिए, तो वो शुरू से डरी हुई थी कि कम से कम जीती हुई सीटें दे दोगे तो एक सम्मानजनक हार हारूंगा। उसको कॉन्फिडेंस नहीं था। यही तेजस्वी यादव ने नहीं किया कि तुमने पिछली बार 51 सीटें गंवा दी और फिर तुम्हें जो सीटें दूंगा फिर उसे गंवाओगे तो फिर वैसे ही बाहर हो जाऊंगा मैं। क्योंकि तेजस्वी यादव का शुरू से मानना था कि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी अगर मैं सत्ता से बाहर रहा तो इसके पीछे एकमात्र कारण रहे राहुल गांधी, कांग्रेस। इस बार उसने कोशिश की कि अपनी सीटों मनमानी करके जैसे भी कर दे 143 सीटों पर लड़ जाऊं और मैं बहुमत में आ जाऊंगा। लेकिन उनको अपने काम पर भरोसा था नहीं, काम कुछ ऐसा किया नहीं था। 17 महीने सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम बने आपने क्या किया? बल्कि जिन नौकरियों को पहले से नीतीश कुमार ने दिया था, नियोजित शिक्षकों की बात कर रहा हूँ या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनको राजकर्मियों का दर्जा दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा ही। लेकिन आप डिप्टी सीएम थे तो उसको कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट अपने लेना चाहे। सोचा आपने जो बोलूँगा तो लोग एज ए डिप्टी सीएम वो उसको कर लेंगे कि नहीं नहीं इन्होंने ही किया, एक्सेप्ट कर लेंगे लोग। लेकिन वो भी होता नहीं दिखा दिया। उसके बाद जो यात्रा की है उसमें भी राहुल तेजस्वी फेल, फिर उनको दोबारा यात्रा करनी पड़ी, बिहार अधिकार यात्रा। उसके बाद सीट शेयरिंग पे लड़े, तमाम तरह की जो हथकंडे चलाते रहे। आपने जो देखा, क्योंकि सीट शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं, सर सही कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग में जो सरफुटअव्वल था वो दिखता हुआ नजर आया। आप चंपारण को ही ले लीजिए, पूर्व या पश्चिम चंपारण को। पश्चिम चंपारण में पहले भी कांग्रेस को सीटें दी गई थी और अभी भी मजबूरन कांग्रेस को सीटें लेनी पड़ी जहां पर वो हारी रही थी। लेकिन तेजस्वी ने क्या किया? तेजस्वी बौखलाए हुए थे और तेजस्वी ने कांग्रेस के ही उम्मीदवार के आगे अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। तो इस बार ये गजब हो गया। इसलिए लग रहा है कि तेजस्वी का जो बंटाधार हुआ है 2020 से भी जो ज्यादा बंटाधार हुआ है वो 2025 में हुआ है। और भी बात है हाँ। इसमें देखिए जंगल राज बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखिए बिहार के वासी अगर हैं उनसे पूछिए कि उनकी माँ ने, उनकी बहनों ने, उनके बेटे ने, बेटियों ने कितना भुगता है। जंगल राज ऐसे एक वर्ड लगता हो, लेकिन जिन लोगों के बेटे को काट दिया गया, मार दिया गया, बक्से में उनकी डेड बॉडी को भेज दिया गया, जिनको अगवा कर दिया गया, जिनके पिता रिटायर होने के बाद कुछ खरीद नहीं पाते थे और इसलिए कि अपहरण कर लिया जाएंगे, वो चीजें भूली नहीं है। तो वाकई में आरजेडी जो थी वो जंगल राज की छवि से बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन सबसे यहाँ पर कहें कि वीआईपी मुकेश सैनी, जिनका खाता भी नहीं खुल रहा है, जिन्होंने अपने आप को गन पॉइंट पे कहा कि मुझे डिप्टी सीएम घोषित किया जाए, लेकिन अब जो स्थिति वीआईपी की है उसके बाद क्या होगा महागठबंधन में? देखिए, अभी ये लोग कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो कई सीटों पर ऐसे चुनाव लड़ रही है जहां कांग्रेस की स्थिति बुरी है, तो वो तो बात ठीक है। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस भी लड़ी और वीआईपी भी लड़ी। तो आप देखिए कि नुकसान जितना कांग्रेस को हो रहा है उतना वीआईपी को भी होगा, और जिस सीट पर आरजेडी के कैंडिडेट है उतना वहां भी होगा। लेकिन वीआईपी के समीकरण को थोड़ा समझना होगा। मुकेश सहनी ने जो दावे किए पहले कि हम इतनी सीटें चाहिए, 60 से ज्यादा डिप्टी सीएम का पद चाहिए, तो तेजस्वी यादव को लगा कि अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पर घोषित किया जाएगा तो शायद ईबीसी का जो तबका होगा वो नीतीश कुमार से छिटक सकता है। और इस वजह से आखिरकार उन्होंने सरेंडर किया मुकेश सहनी के सामने और ये कह दिया कि हमारे जो डिप्टी सीएम के कैंडिडेट हैं वो मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी को लगा कि यहाँ पे तो आपकी बात को काट रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए तो तेजस्वी को ये भी तो पता होना चाहिए कि 2005 के बाद से कभी भी ईबीसी और ओबीसी एनडीए से हटा ही नहीं है। तो आप जो रणनीति बना रहे हैं, इन चुनाव के जो रुझान जब बात नहीं है, वो तो अब इंटैक्ट वोटर है। तो अब यादव भी तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं 50 साल से, उनके कहें तो कांग्रेस के साथ, फिर जो है लालू यादव के साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी पार्टी कोशिश नहीं करेगी। लेकिन जो एग्जिट पोल आए और जो आंकड़े एग्जिट पोल के बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ईबीसी और ओबीसी और साथ ही साथ मुस्लिम जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं भी, और जो वुमेन सेंट्रिक इन चुनाव को बनाया गया उसका फायदा भी एनडीए को। वो बातें ठीक है, मैं दूसरी बातें कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुकेश सहनी को लाकर इन लोगों ने, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने डेंट लगाने की कोशिश की थी। उनको लगा कि अगर मुकेश सहनी आएंगे तो हमारे पास ईबीसी के वोटरों का एक मैसेज आएगा, उनको लगेगा कि हमारा एक चेहरा आगे बढ़ाया गया है। ये तेजस्वी यादव की सोच थी। लेकिन चूंकि ईबीसी वोटर नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है, एनडीए की योजनाएं उनको मिल रही है, पीएम मोदी का एक बड़ा चेहरा है, नीतीश कुमार खुद जिस तरह से ओबीसी और ईबीसी में उनकी पैठ है, और कर्पूरी ठाकुर का जिस तरह से जिक्र हुआ है,
बिहार के चुनाव में पहले उनको भारत रत्न दिया गया, तो इससे ईबीसी वोटर जो है वो इंटैक्ट रहे। और मुकेश सहनी की स्थिति ऐसी थी कि गौड़ा बोराम जहां से उनके भाई खुद चुनाव लड़ रहे थे, उनको उन्होंने बिठा दिया, तो सारे सहनी समाज जो है वो बीजेपी के साथ आ गए। और बिहार के कई इलाकों में ज्यादातर जहां पर मल्लाह जाति के लोग हैं वो बीजेपी के कैडर वोटर रहे हैं। और मुकेश सहनी के आने से ऐसा नहीं था कि पूरी बाजी पलट जाती, लेकिन एक कोशिश की गई थी कि सहनी को लाकर एक मैसेज दिया जाए दूसरे जातियों में भी, ईबीसी की जो 22-23% जातियां हैं उसमें कि एक चेहरा हम आगे लेकर के आए। जैसे राजेश राम को लाकर एक मैसेज दिया गया रविदास में कि हम एक दलित को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि आप देखिए कि ईबीसी काट के लिए ही पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर का नाम आगे बढ़ाया। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। तो बीजेपी का मैनेजमेंट जो रहा और एनडीए नीतीश कुमार का, वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर कहीं बेहतर नजर आया। और यही वजह है कि मुकेश सहनी अब संविधान की दुहाई देने लगे। और कोऑर्डिनेशन की भी जो जी अरविंद जी, एक बात और भी है कि पहली बार अगर ईबीसी जातियों के जेहन से खौफ किसी ने निकाला तो नीतीश कुमार ने निकाला। उन्होंने उन खासतौर पर जो आरोप लगता रहा ब्लंट यादव जातियों को लेके, मुस्लिमों को लेके जो एक खौफ पैदा किया गया था, उन्होंने बताया कि तुम मेरे साथ आओ, हम तुम्हारे डेवलपमेंट की ही नहीं सोचेंगे, तुम्हारे स्वाभिमान की भी सोचेंगे। और इसके बाद से ईबीसी की जातियां भरोसा करने लगी, जैसा कि हर्ष ने बताया, जैसा कि नवेंदु जी ने भी बताया। और इसके बाद 2005 से ही ईबीसी, देखिए ईबीसी 112 जातियां लगभग हैं बिहार में, और कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा नीतीश कुमार ज़्यादा इंटैक्ट होते दिखाई दिए। दूसरी बड़ी बात भी है कि नीतीश कुमार के चेहरे के आगे मुकेश सहनी कहीं टिकते नहीं हैं। और जिस तरह से उन्होंने, जो नवेंदु जी ने जिक्र किया कि गौड़ा बोराम से जिस तरह से पहले खुद मुकेश सहनी चुनाव लड़ने की प्लानिंग करते हैं, उसके बाद वो संतोष सहनी को खड़ा करते हैं, वो भी भाग जाते हैं। फिर अफजल अली को किस तरह से कि भाई मुस्लिम वोट छिटक न जाए, अल्पसंख्यक वोट छिटक न जाए। आप ईबीसी तो छोड़िए, मैं तो ये कहता हूं कि 2030 आते आते यादव भी कहीं ना कहीं एनडीए पे भरोसा करने लगेगा। हाँ, हो रहा है, क्योंकि 8 से 10% एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं हो गए हैं। देखिए हम लोग कल इसी पर चर्चा कर रहे थे, यादव जाते हैं, अगर 11 सांसद एनडीए में हैं यादव, तो ये मैटर करता है। दूसरी बात, यादव महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं तो खासतौर पर इस बार एनडीए के साथ ये जो परसेंटेज देख रहे हैं ऑफ वोट, और फिर जो भी आप ये देख रहे हैं सीटें वगैरह, ये सिर्फ पूरी महिलाएं हिंदू नहीं थी कतार में जो खड़ी थी, तो उसमें यादव भी थी, मुस्लिम भी थी। और उन महिलाओं को अगर कहा जा रहा है कि महिलाएं कोर वोटर हैं और महिलाएं वोट दे रही हैं, तो उसमें यादव और मुस्लिम महिलाएं भी हैं। और यही मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी की तुलना में अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी अगर उनको खड़ा करते, मुकेश सहनी को खड़ा करते हैं, मुकेश सहनी की वो छवि नहीं है, वो चेहरा नहीं है कि नीतीश कुमार की ईबीसी वोट के सामने वो कहीं टिक पाए। और हमेशा इनको शुरू से देखिए उन्हीं से कहा जा रहा है, कभी महागठबंधन जाते हैं, कभी एनडीए में आते हैं, तो इनका जो एक दल बदलू या भागने वाला का एक ये भी आंकड़ा है कि जितनी दूसरी जातियां गोलबंद होंगी, यादव अगर ज्यादा एकजुट होंगे, जो तमाम ईबीसी और ओबीसी की जातियां हैं गैर यादव, वो फिर एनडीए के साथ आ जाएगी। तो इसका नुकसान भी तेजस्वी को ही होगा। अगर यादव इंटैक्ट होते हैं तो उसका वोट परसेंटेज बढ़ता है, और यादव उनसे छिटकेंगे फिर तो एनडीए। और ये नुकसान जो है वो रुझानों में भी साफ साफ नजर आ रहा है। ईवीएम खुल चुकी है और अब से कुछ देर बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ होने लगेगी, क्योंकि ये रुझान ही नतीजों में तब्दील होने वाले हैं। जो एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल से भी ज्यादा बड़ी जीत जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए आप तीनों का इस तमाम बातचीत के लिए बता दें कि एनडीए जो है 165 के करीब पहुंच चुकी है, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं। चलिए यहाँ पर एनडीए ने एक और यहाँ पर कहें कि बड़ी खुशखबरी जो आ रही है, जो जश्न की तैयारी नीतीश कुमार की तरफ से की गई है, तो 165 सीटें एनडीए जीत रहा है। और ऐसे में महागठबंधन में जो मातम है वो और सन्नाटा पसरता हुआ नजर आ रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें कैपिटल टीवी के साथ, पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।